अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज अहम तरीन खबर से। गुज़िश्ता इतवार के बाद से शुरू होने वाली दहशत गर्दी की नई लहर के बाद पाक फौज ने मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू कर दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से आर्म फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है कि मुल्क में जहां नजर आए दहशत गर्दों को टारगेट किया जाए, जिसका मकसद बिला तफरीक मुल्क से बचे कुचे दहशत गर्दों का खात्मा बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से कई लिहाज से अहम है और कई लिहाज से मुनफरिद भी है। इसके अलावा इस ऑपरेशन से पहले के हालात भी माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए किसी खास इलाके के लिए हुए। 2007 में सवात ऑपरेशन राह हक किया गया, जब उससे पहले के 5-8 सालों में मुसलसल पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी उस पर दहशत गर्दों की रेड कायम होती रही। वजीरिस्तान, उसके बाद सवात, तो फाइनली 2007 में ऑपरेशन राह हक किया गया। फिर 2008 में बाजोड़ एजेंसी में ऑपरेशन शेरदिल किया गया। फिर 2009 में सवात ही के इलाके में ऑपरेशन राह रास्त किया गया, जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा। सवात में अमन आया, दहशत गर्दों का सफाया हुआ। इसी तरह 2010 में जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात शुरू किया गया। इसके अलावा 2014 में कबायली इलाके खैबर एजेंसी में खैबर 1, खैबर 2 और फिर खैबर 3 किया गया। और 15 जून 2015 को कराची एयरपोर्ट हमले के बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू किया गया। ये ऑपरेशन भी इब्तिदा में शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद रहा, यानी 2007 से अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए वो किसी मखसूस इलाके में किए गए और वहां दहशत गर्दों की रेड थी, रियासत पाकिस्तान की रेड कायम की गई। मगर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज पूरे मुल्क में, खास तौर पर पंजाब में किया गया है। इस ऑपरेशन की दूसरी खास बात यह है कि इसमें पाक फजाइया, पाक बहरिया, सिविल फोर्सेस और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा लेंगे। इस ऑपरेशन की एक और खास बात यह है कि इसमें मुल्क भर से डीवेपनाइजेशन का ऐलान किया गया है। माजी में होने वाले ऑपरेशंस पाक फौज और पाक फजाइया तक महदूद रहे। इस ऑपरेशन का चौथा अहम नुकता यह है कि प्रेस रिलीज में खास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात की गई है। बयान में लिखा है कि पंजाब में रेंजर्स के बड़े पैमाने पर इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस, मुल्क भर में जारी ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इसका हिस्सा होंगे। सरहदों के हवाले से खुसूसी जिक्र किया गया है और इस हवाले से पहले ही से सरहदों पर गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं और ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं हुए। और देखते ही अगर कोई सरहद गैर कानूनी तौर पर क्रॉस कर रहा हो, देखते ही गोली मारने की बात पाक अफगान सरहद पर आज से पहले नहीं की गई थी, अब की गई है। इस ऑपरेशन का पांचवा अहम नुकता यह है कि ISPR के मुताबिक मुल्क भर को असलहे से पाक करना और बारूदी मवाद पर कंट्रोल इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा है। बहुत बड़ा मसला है ये, यानी पूरे मुल्क में गैर कानूनी असलहे और बारूदी मवाद के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद इस ऑपरेशन की खासियत होगी। ये अहम बयान लाहौर में आर्मी चीफ की सदारत में होने वाले पंजाब के कोर कमांडर के साथ किया गया। इसके अलावा वजीर खजाना इसहाक डार का भी अहम बयान सामने आया। उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी के लिए हम जहां अपना सॉइल इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे, किसी मुल्क के खिलाफ, हम किसी दूसरे मुल्क का जो है सॉइल या सरजमीन उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये एक हुकूमत का क्लियर कट डिसीजन है विद द मिलिट्री लीडरशिप हैज बीन ऑथोराइज्ड कि जहां आपको अक्रॉस द कंट्री या विद इन द कंट्री जहां टेररिज्म होगा वी विल हैव टू टेक एक्शन। बेहतर है कि वो ममालिक अपना खुद एक्शन लें। अगर वो नहीं लेंगे तो पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन फॉर आवर ओन सिक्योरिटी। डार साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि अगर वो ममालिक खुद एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। साथ ही ना अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, ना किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ। अहम बात होगी क्या इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा, क्योंकि जहां पाकिस्तान की पड़ोसियों से शिकायत है वहां पड़ोसियों को पाकिस्तान से भी शिकायत है। इससे पहले भी मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सख्त बयान सामने आए। इसहाक डार का भी 2 दिन पहले बयान सामने आया कि वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम ने फौज को इख्तियार दे दिया है कि दहशतगर्द जहां भी हैं उन्हें कुचल दिया जाए। ये भी यकीनी बनाएंगे कि किसी की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंसियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं। इन बयानात के बाद सिविल और अस्करी क़यादत एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं
और हम वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अहम फैसले और इंतहाई अहम फैसले पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल के लिए हैं। ये सबसे पहली बात, और जो आपने बातें की कि ना अपनी सरजमीन दूसरों के खिलाफ ना दूसरों की हमारे खिलाफ, और उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा क्लियर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर अफगानिस्तान नहीं करेगा कार्रवाई तो हम बॉर्डर क्रॉस करके कार्रवाइयां करेंगे और वहां पर दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, शुक्रिया आपने मुझे इस डिस्कशन में शामिल किया है। मैं अर्ज करूं कि अब जो हालात आपने पिछले 10 दिन में देखे, ये ऑलरेडी कोइंसिडेंस है कि इन चीजों के ऊपर बातचीत हो रही थी, और जिस दिन ये हजरत लाल शहबाज कलंदर का वाकया हुआ बड़ा अलमनाक, ये उसके पिछले 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें बात हो चुकी थी और हो रही थी। पाकिस्तान ने, तो आपको याद होगा कि जब ज़र्ब अज़ब का फैसला किया उस वक्त और उससे पहले भी आपको याद होगा पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन थी एबटाबाद का जो वाकया हुआ था, उसके बाद जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट रेजोल्यूशन थी उस पर यह कैटेगोरिक लिखा था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन जो है किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन हमारे पास क्रेडिबल शवाहिद हैं। मैं कुछ लिमिटेड अंदाज में बात करूंगा मुल्क की इंटरेस्ट में, मेरा ख्याल है कि ताकि हमारे जो प्लान्स हैं वो हमें उसको ऑब्वियसली तफसील में बात नहीं हो सकती, लेकिन बड़े मुहतात अंदाज यानी तरीके से मैं अर्ज करूंगा कि हमारे पास क्रेडिबल शवाहिद है पाकिस्तान के पास के दूसरे ममालिक जो हैं वो इसमें इस दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, और ये पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फाइनेंस भी किया जा रहा है, उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उसको किया भी जा रहा है। और ये लाहौर का जो वाकया था या जो रिसेंट में वाकयात में से बता रहा हूं, और ये जो आपका हयाताबाद का पेशावर का वाकया, ये दोनों के दोनों यानी पाकिस्तान से बाहर पूरी तरह फोर्सेस इन्वॉल्व है जिसमें किया है। तो इन हालात में आपने देखा कि 76 लोग जो हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे एक हमसाया मुल्क में मौजूद हैं, उनकी लिस्ट दी गई है कि आप इनको या हमारे हवाले करें, और पाकिस्तान वेलकम करेगा कि अगर उनके पास भी कोई ऐसी तो लिस्ट है या उनकी कोई पाकिस्तान की रिजर्वेशन है कि जी यहां से कोई है, तो हमें देखें पाकिस्तान ने शाहजेब साहब, अगर हमने पाकिस्तान को अब आगे लेके जाना है मुआशी तौर के ऊपर, आज हम नहीं ये हुकूमत को छोड़ें, आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। और 2013 में जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, बिजली के अलावा इकोनॉमी और सिक्योरिटी थी, एक्सट्रीमिज्म था, हमने तमाम चैलेंजेस को हेड ऑन लिया है। दरअसल आपने कहा कि अगर उनकी लिस्ट है वेलकम करेंगे, और पिछले दिनों आर्मी चीफ का भी बयान आया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तो जाहिर है एक पहलू तो यह है कि जिसमें इतने सख्त इकदाम हैं कि जी बॉर्डर बंद है, जिसने गैर कानूनी तौर पर क्रॉस किया गोली मार दें, ये पहले नहीं हुआ। दूसरा कि हम अक्रॉस द बोर्ड जाके कार्रवाई करेंगे अगर आपने नहीं की। फिर तीसरा आप ये भी कह रहे हैं कि मिलकर भी काम करना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान को एतमाद में लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्होंने भी 85 लोगों की लिस्ट गुज़िश्ता दिनों दी है कि भाई आए मिलकर सफाया करते हैं, जो आपकी शिकायतें हैं वो भी नहीं होंगी, आप भी हमें शिकायत का मौका ना दें। एतमाद में लिया गया है, कुछ बात हुई है? ये जो है ना जी, एक के बदले एक उधर धमाका हुआ, एक इधर हुआ, ये चलेगा नहीं। और कोई टेररिस्ट में गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट कोई नहीं है, और टेररिज्म को अगर हमने इस मुल्क से एलिमिनेट कर लिया अल्लाह के फजल करम से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो प्रेडिक्शंस हैं कि दुनिया की 17वीं इकोनॉमी बनेगा और कनाडा और इटली आपके पीछे होंगे अल्लाह के फजल से 2 दहाइयों के बाद, हम इस मौके को न गंवाएं। और इसके लिए क्लियर फैसला कर लिया गया है। आपको पता है कि फाटफ में 2007 से लेके 2013 तक पाकिस्तान थ्रोट ब्लैक रहा है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग टेररिज्म, और जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एसेट फ्रीजिंग, उनके आर्म्स एम्बार्गो, उनकी जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, वो हम उसको फॉलो नहीं कर सके। और 2007 से 2013 तक पाकिस्तान मासवा 1 साल ग्रे हुआ और 2013 तक ब्लैक था। हमने एक्शंस लिए, हमने कवानीन बदले, हमने हजारों अकाउंट फ्रीज किए, उसके बाद 14 में वो ग्रे हुआ ब्लैक से, और 20-15 में फरवरी में पाकिस्तान वाइट हुआ, यानी पाकिस्तान पे वो कदम। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जाहिर है हॉट परसूट हो उसका तो साफ साफ कह दिया गया है, मगर अगर मिलके कार्रवाई हो जाए कि हम अगर यहां से कार्रवाई हो रही है तो अफगानिस्तान में जाके ना पनाह ले रहे हो और उनको ये ना शिकायत हो कि यहां होता है। और अमेरिकी जनरल निकलसन से भी बात की थी आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों, तो मैं
जानना चाह रहा हूँ किसी ना किसी लेवल पर अमेरिकन फोर्सेज जो वहां मौजूद है अफगानिस्तान में कोई अंडरस्टैंडिंग है या बस मैसेज साफ है कि जी करें तो करें, नहीं करते तो हम करेंगे? नहीं, वो बात ये है कि वो वक्त आ गया है कि हमें ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस तो यही है कि जब हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न सरहदें हैं उससे टन 100 गज या 1000 गज के अंदर कोई ट्रेनिंग कैंप से और वो काम कर रहे हैं और उनको बार बार बताया जा रहा है और वहां नेटो फोर्सेस भी हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हम सोए रहे? तो आपने देखा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने एक्शन लिया है और वो वर्चुअली हम वो उस लाइन के क्रॉस हमने एक्शन लिया है और उनको 76 लोगों की लिस्ट दी है। देखिए, हमें मिलके करेंगे तो बेहतरीन होगा और हमें मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के साथ खुसूसी हमारे जो ताल्लुकात हैं उसकी एक हिस्ट्री है और उसको हमें उसका एहतराम करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियली भी उनको $500 मिलियन की एक दफा की, उसको अपग्रेड करके $1 बिलियन किया पिछले साल। ये बात यह है कि हम अगर वहां का अमन होगा तो हमारा अमन होगा, हमारा अमन होगा तो उनका अमन होगा। ये हमारा पीस इंटरडिपेंडेंट है इस रीजन में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे कहने के बावजूद नहीं होता तो हम ये चीजें ऑलरेडी उनके नोटिस में लाई जा चुकी हैं। अब तो मेरा मतलब है कि जब आपके मुल्क में ये जो वाकयात हुए, क्रेडिबल एविडेंस मिला कि ये वहां से कंट्रोल हो रहे, उसके बाद तो पाकिस्तान का जो सबर का पैमाना लवरेज होना था। डॉक्टर साहब, एक और अहम बात ये कि पंजाब के हवाले से और बहुत सियासी जमातें कहती रही मगर पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाइयां हुई और रेंजर्स को वो इख्तियार नहीं दिया गया, मगर अब एक खुला इख्तियार वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया है और लगता है कि बड़ा ही दहशतगर्दों से निपटने के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सिविलियन क़यादत एक पेज पर है। मगर ये खबरें हैं कि वज़ीर आला पंजाब बहुत रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि रेंजर्स को इख्तियार दिया जाए, मगर वज़ीर आज़म ने ओवर रूल किया और कहा कि नहीं जी इख्तियार दें और मुकम्मल तौर पर सफाई की जाए। ऐसा ही है तब हमारे पास फ्रैंकली एज ए मुल्क, अब छोड़ दे सियासत को, एज ए कंट्री हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर हमने इस चीज को ओवरकम कर लिया, जो कि इंशाल्लाह करेंगे, आपका ज़रबे बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। आपने कई अपने अभी इंट्रो में कई गिनवाए जो कि एरिया स्पेसिफिक थे। अब ये क्रॉस द कंट्री एक जो ऑपरेशन है इसकी जरूरत है और आपने देखा कि कराची, कोयटा, लाहौर, फिर सिंध इंटीरियर, लाल शहबाज कलंदर साहब, फिर पेशावर, फिर ये हर जगह पे पाकिस्तान को इन्होंने यानी एक प्लान तरीके के साथ अटैक किया। अगर हम अग्रेसिव तरीके के साथ इसको वापस ऑफेंसिव नहीं होंगे तो ये मामला फिर रुकेगा नहीं। और ये एक नादर मौका है कि तमाम लोगों, और बाय द वे ये काफी हद तक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, ये नहीं है कोई नई चीज है। ये यू कैन से कि एक स्पीड के साथ उसके ऊपर अमर दरामद अब शुरू हुआ है और एक क्लैरिटी के साथ शुरू हुआ है। और इसीलिए पंजाब ने भी आपने देखा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, मियां शहबाज शरीफ साहब ने हालात को देख के और फेडरल गवर्नमेंट और की पॉलिसी को देख उन्होंने भी फुली सपोर्ट किया और उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा। आज फॉर्मल सारी कार्रवाई हो चुकी है। रेंजर्स के जो 5 उनके हैं विंग्स, उनको दे दिया गया है पंजाब के लिए इस काम के लिए। देखें, जहां भी है कोई भी कोना है, टेररिस्ट किसी के नहीं है, वो एक जगह से, सॉरी आप फरमाएं। जी आपने कहा टेररिस्ट किसी के नहीं है डॉक्टर साहब, और आपने कहा कि इस तरह पाकिस्तान चल नहीं सकता, दुनिया को पैगाम है कि हमारी तरफ से नहीं होगा। और हमारी डॉक्टर साहब, हमारा जो चाइना के साथ एक पॉलिटिकल क्लाउट है और ज़ाहिर एक अच्छा ताल्लुक भी है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मसूद अजहर के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन बैन कराने के लिए और वो पास ना कराने के लिए। ये सब खत्म, मसूद अजहर हो कोई भी हो, मुकम्मल क्रैकडाउन ये नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर माजी में कोई भी यानी अदारे या कोई तंजीमें, मैं समझता हूं कि उनको भी अब समझ लेना चाहिए कि या तो वो अपने आप को सरेंडर कर दे स्टेट के हक में, आइन को मान लें और अपनी स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश ना करें। आपने देखा कि जेयूडी वॉच लिस्ट पे आ चुकी है अंडर द लॉ। आपने देखा कि FIF वॉच लिस्ट पे आई है। आपने देखा कि कुछ लीडर साहबान को, ये आज नहीं है, ये 31 जनवरी है, उससे पहले के काम है सारे, आज से 22 दिन पुरानी बातें कर रहा हूं मैं। तो गवर्नमेंट ने तो पिछले 1 महीने में अपनी प्लानिंग कर ली है कि हमने इस मेहनत को इस मुल्क से खत्म करना है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, इन सब का फर्ज है पाकिस्तानी होने के नाते कि इसमें हाथ से हाथ मिला के इस मेहनत को हम मुल्क से खत्म करें। अल्लाह के फजल करम से आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यानी कि डॉक्टर साहब, जहां होगी जो पॉलिसी होगी वो अब रियासत की पॉलिसी होगी, किसी इंडिविजुअल ग्रुप की, किसी ऐसी तंजीम की जिसके बारे में कहा जाता होगा कि सोशल वर्क है या कोई ऐसा मसला है या पाकिस्तान को इससे खतरा नहीं, अगर किसी और को है उसकी पॉलिसी नहीं चलेगी।
यहाँ चलेगी, अब रियासत की पॉलिसी चलेगी। पॉलिसी चलेगी। और आपने देखा कि उसी हवाले से हुकूमत ने भरपूर एक्टिविटी हम कर रहे हैं मिलिट्री कोर्स की एक्सटेंशन के लिए। हालांकि जमहूरी निजाम में उसको अच्छा नहीं देखा जाता, लेकिन कहां है अमेरिका की जमहूरियत जब वो होमलैंड सिक्योरिटी 9/11 को इंट्रोड्यूस की। उन्होंने तो लोगों के घरों में जाकर जब पासपोर्ट देखो उसको फाड़ के उनके हाथ में पकड़ाया, जहाज में बैठाया, भेज दिया। हमें रूथलेस तरीके के साथ टेररिज्म के साथ निपटना होगा। और आपने अल्लाह के फजल करम से बहादुर अफवाज पाकिस्तान की और हमारी सिविल आर्म फोर्सेस और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, दे हैव द कैपेसिटी अल्लाह के फजल करम से इसको हैंडल करें। हम इस मेहनत को इस मुल्क से क्लीन करें। आप अगली जनरेशन को इंशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देंगे। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। यानी कि दुनिया को बड़ा वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि डॉक्टर साहब अब माहौल ऐसा है कि अमेरिका में एक ऐसा शख्स सदर बना है जिसके जो तासुरात और हालात हैं वो हम सबको पहले ही पता है। भारत कोई मौका जाने नहीं देता पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा करने का, चाहे वो हाफिज सईद के हवाले से हो या मसूद अजहर पर कोई करारदाद के हवाले से हो। तो जब आप नेवी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जी किसी भी किस्म का कोई क्रॉस बॉर्डर नहीं, तो पाकिस्तान ने मौका देना नहीं है कि हमारी सरजमीन खुदा ना खास्ता इस्तेमाल हो जाए और एक ऐसा शख्स अमेरिका का सदर है और भारत का जो प्रोपेगेंडा है वो हमें मुश्किल में डाले। कोई मौका नहीं दिया जाएगा अब किसी को हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई हो जाए। मैं समझता हूं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ट्रंप इलेक्ट होते या ना होते, हमने अपनी फ्यूचर के लिए ये काम करना है और वो काम की एक फेजिंग थी। ज़र्ब-ए-अज़ब पहले आपने देखा सितंबर 13 में कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ, जून 14 में हमने ज़र्ब-ए-अज़ब और मेजर ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान का फैसला हुकूमत ने सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने किया वज़ीर आज़म की क़यादत में। उसमें आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस में उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। हमने किसी के आगे जाके हाथ नहीं बढ़ाया कि आप हमें पैसे दें। माजी में तो ये होता था कि आप पैसे देंगे तो हम ये करेंगे, और हमने किया। 3 बजट में हमने 300 अरब एलोकेट किया है। इस बजट में फिर हमें शायद रखना पड़ेगा। बात यह है कि एक बेहतरीन फ्यूचर अपना पाकिस्तान के लिए अगर हमें ये इस वक्त थोड़ी सी तक अपना काम करें, एक हिम्मत के साथ इसको क्लीन अप करें, इस टेररिज्म को खत्म करें। इस मुल्क को बहुत बड़ा पोटेंशियल है दुनिया में G20 बनने में शामिल होने का। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हमने ये कामयाबी से इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जब कर लिया, आपकी इकोनॉमी द वे इट्स मूविंग, यू हैव अगले डेकेड और सो में आप अल्लाह के फजल करम से दुनिया की 20 बेहतरीन इकोनॉमी में आएंगे। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, जाहिर है पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा फैला दी जाती हैं, बात बहुत ज्यादा कर दी जाती है। इसके लिए बड़ा लाजमी है कि कौम को यह भी बड़ा वाज़ेह तौर पर पता हो कि इस सब में, इन तमाम फैसलों में और सब की एग्जीक्यूशन में एक एक नुक्ते पर पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत ने एक पेज पर आकर यह फैसला किया है और इसको मंतकी अंजाम पर भी एक पेज पर आकर ही पहुंचाएंगी, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी मामला हो। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको अल्लाह ताला के फजल करम से ये आपके जरिए पाकिस्तानी कौम को ये शेयर कर सकता हूं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। इसके ऊपर कई मीटिंग्स हमारी पिछले 2 महीनों में हो चुकी हैं, जनवरी फरवरी में खासकर। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये अगर ये चंद वाकयात ना भी होते तो इसी डायरेक्शन में हम जा रहे थे। इन वाकयात ने उसमें तेजी और उसमें शिद्दत पैदा की है कि जिस तरह उन्होंने अटैक किया, हम उससे दुगनी स्पीड से अपना काम को निपटाएं। और एब्सोल्युटली कोई एम्बिगुइटी नहीं है। सिविल मिलिट्री लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में एक पेज पे है और इंशाल्लाह हम इसको मंतकी अंजाम तक इस काम को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरीके से ये काम होना है। पड़ोसी हों, उनकी शिकायत या हमारी उनसे शिकायत, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो काम किया जाएगा। और क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी हुई है उसको कंफर्म भी कर रहे थे अफगानिस्तान में, और अगर अफगानिस्तान नहीं एक्ट करता तो पाकिस्तान की अफवाज जाके एक्शन लेंगी उन अनासिर के खिलाफ जो पाकिस्तान में आकर इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप क्या समझते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन मुख्तलिफ है ज़र्ब-ए-अज़ब से? क्या वाकई एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत थी, या ज़र्ब-ए-अज़ब को ही कंटिन्यू रखा जाता, नेशनल इलेक्शन प्लान को ही कंटिन्यू रखा जाता, या वाकई जरूरत थी जिस तरीके से इसको लॉन्च किया गया? नहीं, ज़र्ब-ए-अज़ब एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। उसका मकसद ये था कि जो हमारे इलाके हैं जहाँ पर के दहशतगर्दों ने पनागाहें बना ली हुई हैं, उनको वहाँ से साफ़ किया जाए। वो एरियाज़ उनके कंट्रोल में हो गए थे, शुमाली वज़ीरिस्तान ख़ास तौर पे बड़े अरसे के लिए, बड़ी ज़्यादा देर के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से उनको सफाई करना और बाकी तमाम इलाकों से, ख़ास तौर पे फाटा से, तो वो जोग्राफियाई एरिया वापस पाकिस्तान की रिमिट में लेके आना, कंट्रोल में लेके आना, ये ज़र्ब-ए-अज़ब का ऑब्जेक्टिव था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। ये जो ऑपरेशन है ये काउंटर टेरर और
नेशनल एक्शन प्लान, यानी वो सस्टेनिंग स्टेप्स, वो ऐसे स्टेप्स जिनकी अफादियत कायम करेगी उन फ़वाइद को, उन अहदाफ को जो कि ज़रब अज़्म ने हासिल किए, और पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा लेके आएगी। पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की आलाइशें हैं उनकी सफाई का अमल है, जो कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पैरेलल तौर पे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब ये कंसीव किया गया, अगर उस वक्त कर लिया जाता तो शायद इसमें बहुत सारा काम हो चुका होता। तो अब ये भी एक तरह से मेरे हाल में पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप ने समझा है कि पाकिस्तानी अफवाज को प्राइमरी जिम्मेदारी दे दी जाए कि नेशनल एक्शन प्लान के जितने हिस्से हैं और उसके अलावा काउंटर टेरर का जो हिस्सा है, इन दोनों को भी वो लीड करें, और जाहिर है कि इसके अंदर उनकी सपोर्ट भी शामिल होगी। तो बहुत फ़र्क है इसमें और ज़रब अज़्म में। जो लोग नहीं समझते उनके लिए वो काउंटर इंसर्जेंसी था, ये काउंटर टेरर और नेशनल एक्शन प्लान जो कि बयानिया समझ लीजिए उसका सस्टेनिंग एलिमेंट्स। अच्छा, जो पंजाब का फैक्टर है ये आप करने के कितना अहम देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी एक रेजिस्टेंस सी नजर आती थी, बहुत अहम सीटीडी कार्रवाई करती थी, मगर रेंजर्स का मुतालबा बारहा किया जाता रहा, मगर एक रेजिस्टेंस नजर आती थी। ये कितना अहम है? बहुत अहम है। 10 करोड़ आवाम का सूबा है, और 10 करोड़ आवाम के अंदर छुपना, और फिर उसके बाद ये कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट्स का डेवलप हो जाना, सियासी उनके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुज़मरात होते हैं, उनका क्रिएट हो जाना। याद रखें, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये तिकोन जहाँ मिलती है, यहाँ पर सबसे बड़ा गढ़ है इस वक्त उन दहशतगर्दों का जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव और नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो शुमाली सिंध, जनूबी पंजाब और उसके बाद मशरकी बलूचिस्तान का ये नुक्ता जहाँ पर ये तीनों इकट्ठे होते हैं, तीनों सूबे, वहाँ पर एक बहुत बड़े सफाई की और क्लीन अप की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही रास्ते पे ये कदम है। और साहब साथ साथ ये बताइएगा, जाहिर है जब ज़रब अज़्म शुरू हुआ तो कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कौम का मोराल भी ऊपर किया जाए, उन्हें अच्छी खबरें भी बताई जाएं, अमन भी आया, इसमें भी कोई शक नहीं। मगर कोई जो फैक्ट्स थे जो स्टेट किए जाते थे या जो बात की जाती थी उसका कोई काउंटर चेक नहीं था। कह दिया गया इतने सारे दहशतगर्द मारे गए, कौन था, मिडिल टियर था, टॉप टियर था, लोअर टियर था, डेड बॉडीज कहाँ हैं, इस किस्म के सवालात नहीं पूछे गए। 2016 दहशतगर्दी सफाई का साल है, कह दिया गया, कोई सवाल नहीं हुआ, आगे से वाकयात होते रहे। अब क्या जरा ट्रांसपेरेंसी दिखाई जानी चाहिए अपने क्लेम्स में कि देखें जी ये फैक्ट शीट है, ये इस वक्त हो रहा है, ताकि कौम को पता हो कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है मामला, और कौम बिल्कुल साथ खड़ी हो पाक अफवाज के, पाकिस्तान की पुलिस के, पाकिस्तान के रियासती इदारों के। मेरा ख्याल है कौम तो पहले दिन से खड़ी हुई है अफवाज के साथ और पाकिस्तान के इन मुख्तलिफ ऑपरेशंस के साथ। इसमें मुझे तो कोई शक किसी तरीके से नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये जो शफाफियत या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग का जो एलिमेंट है, जिसके अंदर के हमें ख़ास तौर पे इंटरेस्ट होता है एज एनालिस्ट या मीडिया के तौर पे जो हम रिपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि बाहर सूरत एक पीरियोडिक ब्रीफिंग्स जो होती हैं वो उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि ना सिर्फ सवालात के जवाब दिए जाएँ बल्कि वो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है। देखिए शाहजेब, हकीकत ये भी हमें समझनी चाहिए कि अगर वो कोई कहे कि 16 लोगों को मार दिया गया तो 16 लाशें वहाँ पर लटा कर दिखाना मेरा ख्याल है कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन ये इसमें मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ कि आई थिंक वी शुड क्योंकि उनको शेयर करना चाहिए इन चीज़ों को, और इसमें पीरियोडिक ब्रीफिंग्स होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। दूसरा, इसका हमें कैसे पता चलता है कि ये जो कहा जा रहा है ये क्लेम्स हैं सही हैं? कराची के अंदर मिसाल के तौर पे अगर अमन आता है तो उसका एहसास वहाँ पे हर शहरी को होता है। आप कराची में रहते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। वहाँ की एक जो फ़ज़ा है मुआशी या एक माशरती, उसके अंदर तब्दीली आती है, और वो आपको बताती है कि दहशतगर्दी का वो खौफ या दहशतगर्दी के वो अवामिल जो कि कराची को दबाए हुए थे वो अब उस तरह के नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर उन इंडिकेटर्स की बात देखें जो डार साहब अभी मेंशन कर रहे थे आपको, और पिछले चंद हफ्तों में बेइंतहा फॉरेन जर्नल्स में और जर्नल्स ऑफ ग्रेट क्रीडेंस मैं कहता हूँ उनके अंदर आया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हालात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से लोग इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी मईशत का कितना बेहतर होता जा रहा है। तो ये तमाम इशारे उस तरफ ही है ना कि आपकी ज़रब अज़्म हो या कोई और ऑपरेशन हो या वो ओवरऑल एफर्ट। हमारे साथ मौजूद थे। ये मामला कैसे पंजाब में किस तरीके से ऑपरेशन होगा? कराची में की तर्ज पर रेंजर्स मांगी जाती थी। कराची में कुछ एरियाज थे, लियारी में गैंग वॉर का मसला था, मंगूपीर में मसला था, कुछ जो पॉलिटिकल मिलिटेंसी का मसला था, तो डेजिग्नेटेड एरियाज थे, कुछ नोगो एरियाज थे जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। पंजाब में कैसे होगा, कैसे रेंजर्स कार्रवाई करेगी? पूछेंगे कैसी शख्सियत से जो आईजी पंजाब रहे हैं, वो किस तरीके से देखते हैं और कोई मंतकी अंजाम
इसका अब नजर आता है। इस तमाम सूरत हाल का तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में गुज़िश्ता 2 बरस से ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ऑपरेशंस किए गए। बलूचिस्तान में भी एफसी तैनात है और वहां भी ऑपरेशंस होते रहे हैं। इसी तनाजुर में ऑपोजिशन की तरफ से एतराज उठाया जाता रहा है कि पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता। और अब पीर 13 फरवरी को लाहौर में पुलिस अफसरान पर खुदकश हमले के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रेंजर्स से मदद लेने का फैसला किया है। क्या मुतालबा किया जाता रहा, किस तरीके से मुख्तलिफ सियासी क़यादत मुतालबा करती रही, जरा देखिए। पंजाब का तो लगा है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। पंजाब में होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि होगा पंजाब में। लेकिन पंजाब में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पंजाब कोई आइलैंड तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर ना हुआ तो इसका डिस्क्रेडिट भी जाएगा, फौज को जाएगा। अगर ना हुआ ऑपरेशन। रेंजर्स को कहने लगा हूं, मैं आज उन्हीं एजेंसीज को कहने लगा हूं कि आप पंजाब में भी जाएं। पंजाब में दूध की नदियां नहीं बह रही हैं और ना ही पंजाब अमन का गहवारा बन गया है, बल्कि वहां तो आमाजगाहें बनी हुई हैं और वहां रेंजर्स का ऑपरेशन क्यों इतलाक नहीं होता है। जब तक पंजाब में नहीं होता दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दहशतगर्दी की जड़ें पंजाब में है, बीज पंजाब में है, नर्सरी पंजाब में है, पनाहगाहें पंजाब में है। ये मुतालबा होता रहा। वफाकी वजीर दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में रेंजर्स के दस्तों की तैनाती 60 दिन के लिए की गई है और पंजाब में रेंजर्स के 3500 अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल 5 विंग्स तैनात करने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 5 के तहत रेंजर्स को यह इख्तियार दिया गया है कि रेंजर्स वारंट के बगैर गिरफ्तारी और तलाशी लेने का इख्तियार है उनके पास। अफसरान किसी हंगामी सूरत हाल में फायरिंग का हुक्म भी दे सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ खुसूसी तौर पर शरीक थे और चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जहां भी होंगे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिलाखिर अब पंजाब में भी रेंजर्स ऑपरेशन होगा और पंजाब में ऑपरेशन का मुतालबा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के किया जाता रहा, जो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ साबिक आईजी पंजाब पुलिस शौकत जावेद साहब मौजूद हैं। शौकत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा पंजाब में मुतालबा अपनी जगह, मगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अच्छी कार्रवाइयां भी की, अच्छे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए, उसके बावजूद बार बार रेंजर्स का मुतालबा हुआ। आपके ख्याल में क्या ऐसी कमियां और खामियां हैं या फिर ऐसे मामलात हैं जिसमें रेंजर्स बड़ी कारामद साबित हो सकती है पंजाब में? देखिए, बात यह है कि ये जितने भी अभी तक ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें ज़रब-ए-अज़्ब और उसके पहले सवात, फिर खैबर, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान, फिर शमाली वज़ीरिस्तान, ये सारे काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस थे और उन इलाकों में थे। और बलूचिस्तान के बी एरियाज़ में भी इस तरह के ऑपरेशंस हुए हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर पुलिस का अमल दखल नहीं है और वहाँ पर दुश्मन जो वो हमारे इलाके पर काबिज था और उनसे वो इलाका छुड़वाया जाना था। ज़रब-ए-अज़्ब ने और फ़ौज के और दीगर पैरामिलिट्री अदारों ने बहुत कामयाब ऑपरेशंस ये किए हैं, जिसकी वजह से ये जो दुश्मन है, जो दहशतगर्द हैं, वो हमारे इलाके छोड़ के, जैसे सवात वाले जो है वो कुन्नड़ में जाके आबाद हो गए हैं। अब जो शुमाली वज़ीरिस्तान से निकल रहे हैं वो इसके सामने जाकर अफ़गानिस्तान में जिनकी हम निशानदेही भी कर रहे हैं। और बी एरियाज़ वाले जो हैं वो फरारी कैंप्स जो हैं वो बार बार सरेंडर कर रहे हैं। पंजाब में चूँकि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन सियासी जमातें इसका मुतालबा कर रही थी और अब हुकूमत ने जब देखा है कि वो जो काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस थे उन्होंने एक ख़ास मकसद जो था उनका वो हासिल कर लिया है, लेकिन मुल्क में स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, जो लाहौर में भी हैं, जनूबी पंजाब में भी हैं, बाकी इलाकों में भी हैं। तो इसलिए शायद ये हुकूमती लेवल पे फैसला किया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे ऑपरेशन किए जाएं जिससे ये रद्दे जो अभी आज का इसका नाम दिया गया है इससे बात शुरू की जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें देखने की बात यह होगी कि लीड एजेंसी कौन है जो पंजाब में जो इस ऑपरेशन को करेगी। उस पर बहुत दारोमदार होगा इस सारी चीज़ का, क्योंकि जो CTD डिपार्टमेंट है पंजाब का वो बहुत फाल है और अगर उसको लीड रोल ना दिया गया तो शायद वो अपने डिमोरलाइज हो जाए और शायद वो, और हालांकि उनके तमाम अहलकार जो हैं वो ट्रेंड है SSG के,
और जब एसएसजी वालों ने ही उनको ट्रेन किया है तो उन पर भी थोड़ी सी डिपेंडेंस करनी चाहिए। लेकिन शाहजेब साहब, मेरा जो दूसरा मसला है आपसे, आप मुझे अगर इजाजत दें तो मैं बात करूं। ये सारे ऑपरेशंस जो है ये टेक्टिकल ऑपरेशंस हैं कि एक चीज हो जाती है, हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं। हमने पहले दुश्मन को उस इलाके से निकाला जहां वो काबिज था, अब हम दुश्मन के स्लीपर सेलों के पीछे जा रहे हैं और उनको वहां से पकड़ेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी वो होलिस्टिक कौमी सलामती की पॉलिसी कहाँ है? वो कौमी सलामती की पॉलिसी जिस अदारे ने बनाना है वो अदारा अभी तक फाल नहीं हुआ। वो अदारा जिस जगह पे होना चाहिए वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट में, वो वहां नहीं पहुंचा। और उसमें उसके बाद वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के मसाइल आएंगे। फॉरेन पॉलिसी वालों ने उसके मुताबिक तब्दीलियां करनी है। आपकी तालीम के निज़ाम में तब्दीलियां रिक्वायर्ड हैं। आपके जो मदारस हैं उनमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। टेररिज्म के साथ साथ, और टेररिज्म से उस वक्त तक नहीं निपटा जा सकता जब तक एक्सट्रीमिज्म से ना निपटा जाए, और उसके लिए उसी अप्रोच की जरूरत है, उसी होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और जाहिर है वहाँ हुकूमत लैग करती नजर आई है। उम्मीद करते हैं इस तरफ फोकस जाए। मगर पंजाब में बतौर साबिक आईजी, जो कराची सेटल्ड एरिया जाहिर है, वजीरिस्तान वगैरह में तो एयरफोर्स इस्तेमाल हुई, अगर पंजाब में ऑपरेशन होता है तो कराची में ऐसे एरियाज थे जो नो गो एरियाज बन गए थे। मंगू पीर था, लियारी, इसके अलावा कुछ सियासी जमातों के ऐसे एरियाज थे जहां पर उनके मिलिटेंट विंग्स परवान चढ़ रहे थे और कार्रवाइयां किया करते थे। क्या पंजाब में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स उसी तरीके से क्लियर करें जिस तरीके से उन्होंने कराची में किए, या वैसे ही इंटेलिजेंस ऑपरेशन होगा, उसी में जरूरत होगी सिर्फ रेंजर्स की पुलिस को? मेरे ख्याल में ज़्यादा तो इनको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में ज़रूरत होगी, लेकिन पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हैं, कच्चे का एरिया है ड्राई सिंध के साथ साथ, वहाँ पर जैसे अभी पिछले दिनों में ही छोटू गैंग वहाँ पे था और उसके खिलाफ फौज को बुलाना पड़ गया इसी तरह। लेकिन शाहजेब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इनकी आमाजगाहें हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पुलिस का अमल दखल नहीं है, और वहाँ से ये ज़्यादा अभी जो उन्होंने इसका नाम दिया है इस ऑपरेशन का, गाजी ऑपरेशन जो हरार जमात वाले कहते हैं, तो वो गाजी साहब जो है वो पंजाब के ट्राइबल एरिया में रहाइश पजीर थे, उनके जो राजनपुर जिले में वाक़या है। और उनके भाई साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के आज भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, परसों उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम दाइश के हामी हैं और हम जो जैश मोहम्मद है उसके हामी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब के जो ट्राइबल एरियाज हैं इनको ख़त्म किया जाए, बलूचिस्तान के बी एरियाज को ख़त्म किया जाए। मालाकांड में क्यों नहीं अभी तक रिट पुलिस की और सिविल इंतजामिया की आई? क्योंकि मालाकांड में बहुत सा इलाका वहाँ पे पाटा कहलाता है या फ्रंटियर रीजन्स कहलाते हैं, तो वो जो इलाके हैं ऐसे उनमें पुलिस का अमल दखल नहीं है। इन इलाकों को आप बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मर्ज कीजिए ताकि जो इनकी आवाजगाहें हैं वो वहाँ पे ना बने और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़े। शौकत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता बड़ी होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है अगर इस मसले से हमेशा के लिए निपटना है जिसकी डार साहब बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज पनामा केस पर भी डेवलपमेंट हुई, कल नैब के चेयरमैन के साथ और FIA के चेयरमैन के साथ जो हुआ, जिस किस्म के ऑब्जर्वेशन थे, आज अटॉर्नी जनरल की भी सख्त ऑब्जर्वेशन उन्हें भी देखने पड़े। कल लग रहा है कि इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। क्या कुछ हुआ सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अब बात पनामा केस की जो अब फैसले की दहलीज पर है। तमाम फरीकैन, इदारों और अटॉर्नी जनरल के बाद अब दरख्वास्त गुजारों की जवाबी दलाइल शुरू हो गए हैं। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ ने दलाइल मुकम्मल किए। नईम बुखारी ने भी तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल दी और तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाबी दलाइल दिए और शुरू किए जो कल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद समाअत मुकम्मल होने का इम्कान है। कल की समाअत में चेयरमैन नैब के जवाब पर अदालत की बरहमी आज भी दिखाई दी और अदालत बार बार चेयरमैन नैब पर तनकीद करती रही। मगर अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने एतराज उठाया कि अदालत मफरूजों की बुनियाद पर वजीर आजम के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन के आर्टिकल 66 के तहत अदालत पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके बाद हुसैन नवाज और हसन नवाज शरीफ के वकील सलमान अकरम राजा ने भी आइन के आर्टिकल 248 की शिक 3 के तहत अदालत के दायरा समाअत पर एतराज उठाया था। और आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुदैबिया पेपर मिल केस के रिकॉर्ड का जायजा लिया है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पर कर्ज लिया गया। जवाब में जस्टिस अजमत ने कहा अगर कोई स्टोरी बनाई भी है तो उस पर कायम तो रहें, हर वकील अलग बात करके कंफ्यूज कर देता है। बताया गया कि कतरी के पास इन्वेस्टमेंट भी गई थी,
कर्ज अदायगी में किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट का जिक्र नहीं आया। अटॉर्नी जनरल और तमाम वकला अदालत पर रहम करें, बतौर अटॉर्नी जनरल दलाइल दें, पार्टी ना बने। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो पार्टी नहीं, अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस को पनामा केस के साथ ना जोड़ा जाए, दोनों की नौयत में फर्क है। जस्टिस अजमत शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुदैबिया पेपर्स केस में इल्जामात गलत थे तो इस केस से क्यों कतरा रहे हैं? अगर केस में इल्जामात दुरुस्त हैं तो इस केस को दफन क्यों किया गया? नैब गुज़िश्ता रोज हमारे सामने वफात पा गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनका काम अदालत के सामने हकाइक लाना है। इस मौके पर जस्टिस अजमत ने जवाब दिया कि जानते हैं कि आप मुश्किलात का शिकार हैं। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस खोसा ने कहा कि 3 नवंबर 2016 को दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दी चुके हैं। अदालत अवामी मफाद का मामला होने का फैसला पहले ही कर चुकी है। अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत करें कि अदालत किस हद तक जा सकती है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन के तहत नाअहली के लिए रेफरेंस स्पीकर को भेजा जा सकता है। स्पीकर से फैसला ना होने की सूरत में किसी और फोरम पर जाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि हम मुतादिद मुकदमात में कह चुके, अगर दीगर इदारे अपना काम ना कर रहे हों तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी केस में ऐसा ही किया। $65 मिलियन वापस नहीं आए, लेकिन वजीर आजम घर चले गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रुकन असेंबली की नाअहली के लिए आइन में तरीकाकार दर्ज है। वजीर आजम की नाअहली के लिए अदालती डिक्लेरेशन चाहिए। जस्टिस अजमत शेख ने सवाल उठाया कि जो इल्जामात लगाए गए हैं उनको लेकर कहां जाएं? इंग्लिश में तो नहीं, उर्दू में ही बता दें कि इल्जामात का क्या करें। आप बतौर अटॉर्नी जनरल जवाब दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मशवरा दिया कि वजीर आजम की नाअहली के लिए सेशन कोर्ट में ट्रायल करना पड़ेगा और इसके लिए शहादत रिकॉर्ड करना होगी। जस्टिस खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ताउन नहीं कर रहा, मालूमात फराम नहीं की जा रही। अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या सेशन जज ट्रायल में यह मामला हल कर लेगा? कौन इस्तखासा करेगा और कौन शहादतें लाएगा? चेयरमैन नैब के कल के बयान के बाद यह शख्स किसी का ट्रैफिक चालान भी पकड़ सकता है? ये सवाल उठाया अदालत ने चेयरमैन नैब के हवाले से कि क्या कल के बयान के बाद वो किसी का ट्रैफिक चालान भी पकड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने बार बार अदालत से कहा कि वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकती, जिसके बाद अदालत ने असगर खान केस की मिसाल दी। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि असगर खान केस में अदालत ने डिक्लेरेशन दिया था। असगर खान केस में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई, फिर तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी गई। अदालत में आज भी बार बार चेयरमैन नैब के बयान का जिक्र होता रहा। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत ने कहा कि नैब के जवाब के बाद वजीर आजम के हवाले से तफ्तीश का पहलू जमीन के 6 फीट नीचे दफन हो गया है। कल चेयरमैन नैब ने हमारे सामने जो किया वो ये था कि मैंने कुछ नहीं करना, जो करना है कर लो। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि कल चेयरमैन नैब और FBR ने जो किया हमारे सामने है। नैब और FBR कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा चेयरमैन नैब के जवाब के बाद ये शेर कह सकते हैं, वो भी कमबख्त तेरे चाहने वाला निकला। आज दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने जवाबी दलाइल का आगाज किया। नईम बुखारी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लंदन फ्लैट्स वजीर आजम नवाज शरीफ के हैं। तो जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जायदाद वजीर आजम की है। आपका केस तो ये था कि ये मरियम नवाज की है, क्या आपने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी बात ना माने, हमारी माने, उसकी ना माने, उसकी माने, उसकी माने, उसकी ना माने, किसकी माने? जस्टिस खोसा ने कहा कि मेरे ख्याल में वजीर आजम ने कहा ये फ्लैट्स हमने खरीदे। क्या वजीर आजम ने अपने जामे बयान में कहा कि जायदाद उनकी है? नईम बुखारी ने कहा कि मेरा वजीर आजम टीवी पर और ऐवान में कहे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, दूसरी तरफ 248 के तहत इस्तिस्ना भी मांगता हो। जस्टिस खोसा ने जवाब दिया कि आपके पास कोई नई बात है तो करें, बात मत दोहराएं। वजीर आजम की तीनों तकारीर कतरी खत का जिक्र नहीं। मखदूम अली खान साहिब, क्या ऐसा ही है? तो वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने कहा, जी ऐसा ही है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल ही केस में दलाइल और जवाबी दलाइल का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अदालती समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अहम बात यह है कि जो मौक़िफ़ चेयरमैन नैब ने इख्तियार किया, जिस पर अदालत वाज़ेह तौर पर बरहम है, कल भी बरहम थी, आज भी बरहम नजर आई, क्या ये एक स्ट्रेटजी का, हिकमती अमली का हिस्सा था? क्या हुकूमती वकला, क्या शरीफ खानदान के वकला इस मौक़िफ़ से खुश हैं या उनके ख्याल में भी केस इस मौक़िफ़ से खराब हुआ है? जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ऑफ द रिकॉर्ड
आपकी जो शरीफ खानदान के वकला से बात हुई है, क्या वो खुश हैं जो चेयरमैन नैब ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं, दोबारा भी अपील में नहीं जाएंगे, या वो भी समझते हैं कि अदालत को के सामने ये मौक़िफ़ ना इख्तियार किया जाता, इससे केस कमज़ोर या बिगड़ा है? शाहजेब देखें, मेरी जो आफ्ता रिकॉर्ड बात हुई है मुख्तलिफ वकीलों से और जो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये स्ट्रेटजी नहीं थी, वो बिल्कुल इससे खुश नहीं है। उनका ये ख्याल है कि गुज़श्ता 2 दिन में जो इम्पॉर्टेंट एक टर्न आया है इस केस में, वो इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। और सबसे अहम बात ये, स्ट्रेटजी इससे मुख्तलिफ थी। प्राइम मिनिस्टर को उनके वकीलों ने यह मशवरा दिया था कि आप जितने रेगुलेटर हैं, FBI है या नैब है, आप इनको इन्वेस्टिगेशंस का ऑर्डर कर दें, सब लोगों के जो पैनामा में नेम्स आए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, स्टार्ट कर दें, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इसमें इन्वॉल्व हो, इनको डायरेक्शन दे। तो ये वो स्ट्रेटजी नहीं थी जो चेयरमैन नैब ने यहाँ कैटेगोरिक स्टेटमेंट दिया। गुज़श्ता 2 दिन में मैं अदालत में मौजूद होता हूँ, अदालत बहुत बरहम है। आज वाज़े तौर पर एक जज साहब ने कहा था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी नैब का जिक्र करते हुए कहा था, जो उसने मखदूम अली खान के क्लाइंट के शानदार आर्गूमेंट का तैया पांचा कर दिया है। तो इस बात से वाज़ेह है कि इस केस में एक नया डायरेक्शन सामने आई है। बहुत शुक्रिया। रणवीर बता रहे थे कि खुद हुकूमती वकला इसी के हामी नहीं थे जो चेयरमैन नैब ने इख्तियार की, या जो उससे पहले उन्होंने कहा था कि बाकायदा कार्रवाई का आगाज करें इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट करे। प्रोग्राम में आज इतना ही। कल फाइनल दिन लगता है पनामा केस का, उस पर भी बात करेंगे और खबरों पर बात करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।